नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है, यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी। पीएम मोदी ने लॉन्च किया 50,000 करोड़ का गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बोले सरकार की कोशिश हुनरमंदों को उनके घर के पास ही मिले काम। 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू होगी स्कीम। चीन के साथ विवाद पर बीजेपी कांग्रेस पीएम पर लगाया चीन को जमीन सौंपने का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। चीन के साथ विवाद पर पीएम मोदी का बयान। ना कोई भारतीय सीमा में घुसा, ना ही 1 इंच भी जमीन पर किसी का कब्जा। 20 जवानों की शहादत पर बोले दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद हुए शहीद। वायुसेना प्रमुख की चीन को चेतावनी, किसी भी स्थिति को तैयार व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गलवान घाटी में दिया गया बलिदान। रेंटल हाउसिंग स्कीम के लिए कैबिनेट नोट तैयार, अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया प्रस्ताव। स्कीम के तहत निजी कंपनियों को रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा इंसेंटिव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। देश में कोरोना के मामले 4 लाख के करीब पहुंचे। एक दिन में रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा केसेस हुए दर्ज। रिकवरी रेट 54% के पार। और कल विश्व योग दिवस से पहले आज दिन भर सीएनबीसी आवाज पर एक से बढ़कर एक योग, स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे भगाए दूर, देखिए बुलेटिन में आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले से 50,000 करोड़ रुपए के करीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत कोरोना काल में गांव में श्रमिकों को उनके घर के पास ही रोजगार दिया जाएगा। मोदी सरकार की शहरों के साथ अब गांव को चमकाने की तैयारी है और सरकार साल में 125 दिन का रोजगार देगी। लोगों की स्किल के हिसाब से 25 सरकारी स्कीम्स में यहां पर काम दिए जाएंगे और इसके लिए स्किल मैपिंग का काम शुरू हो चुका है। ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा है कि इस योजना के लॉन्च होने के बाद हर मजदूर को उसके हुनर के हिसाब से घर के पास ही काम मिल जाएगा। आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है, यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी ताकि आपके कौशल के मुताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं उस काम के लिए जरूरतमंद खुद आपके पास पहुंच सकेगा। साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के इस समय में आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब कल्याण रोजगार के तहत सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है।
ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों मां बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2 टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। चलिए इस योजना के बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण, ये बताएं हमें, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है, प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया है, किन किन राज्यों को इससे जोड़ा गया है और कितने श्रमिक भाइयों तक ये योजना का लाभ पहुंचेगा? देखिए, दरअसल इसके तहत 6 राज्यों को जोड़ा गया है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इसमें शामिल है। और 6 राज्यों में कुल मिलाकर 116 जिलों की पहचान की गई है। इस 6 राज्यों में जो 116 जिले हैं, इनमें से बिहार में सबसे ज्यादा 32, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और फिर इस तरीके से अलग अलग राज्यों में जिलों की पहचान की गई है। ये वो जिले हैं जो काफी पिछड़े थे, लेकिन वहां पे विकास की काफी ज्यादा संभावनाएं थी। और उन जिलों में जो सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौटे हैं, वो जिले इसमें शामिल है। अभी जो प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे, घर लौट के कैसे रोजी रोटी चलेगी, इनका रोजगार का क्या होगा, इसको लेकर सरकार की जो आलोचना हो रही थी, मुझे लगता है उसका करारा जवाब सरकार ने यहां पर दिया है। और ये जो 50,000 करोड़ रुपए का योजना सरकार चलाने जा रही है, दरअसल उन्हीं श्रमिकों के लिए है, माइग्रेंट वर्कर के लिए है और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए। ये जो 25 ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान की गई है जिसके तहत इस योजना पर खर्च किया जाएगा। मिसाल के तौर पर गांव में पंचायत भवन बनाना हो, आंगनबाड़ी का काम करना हो, नाले का काम करना हो, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम करना हो, तो ये सारे काम ऐसे 25 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है। और हर गांव में जहां जो है उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको रोजगार इससे मिल सके। और सरकार का दावा है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर गए हैं, जिसके पास जो हुनर है उसके हिसाब से उनको वहां पे काम जरूर मिलेगा। और ये जो सरकार एक और महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि सबके हुनर की मैपिंग की जा रही है। यानी जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके अंदर किस बात की क्षमता है उसको मैप किया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ताकि उनके हिसाब से उनको काम दिया जा सके। तो मुझे लगता है माइग्रेंट वर्कर के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जो अगले 125 दिन तक मिशन मोड पर चलती रहेगी। बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। चीन से जारी सीमा विवाद पे राहुल गांधी ने आज फिर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल ने सवाल उठाया, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवानों की जान क्यों गई? राहुल ने पूछा, पीएम मोदी बताएं जवान किसकी जमीन पर मारे गए? उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एलएसी पर झड़प में जख्मी हुए एक जवान के पिता का वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्हें इससे ऊपर उठकर देश के साथ खड़े रहने की सलाह दी है। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है।
और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले के फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा साथ ही। इससे पहले चीन के साथ विवाद पर सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि न कोई हमारी सीमा में घुसा, न कोई हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लद्दाख में 20 जाबाज शहीद हुए, जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, उन्हें वो सबक सिखाकर गए। पीएम ने ये भी कहा कि सेना को यहाँ पर खुली छूट दी गई है। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कल विश्व योग दिवस से पहले आज दिन भर CNBC आवाज आपको बता रहा है योग के फायदे। हमारे योग गुरु विनय यहाँ बता रहे हैं स्ट्रेस और बेचैनी को योग से कैसे दूर किया जा सकता है। लॉकडाउन का माहौल है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को अपने भविष्य को लेके बहुत सारी चिंताएं हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी की दिक्कत काफ़ी आम हो गई है। तो योगेंद्र योग मुद्रा जो हमें विनय जी बताएंगे, कैसे करेंगे इसको? सिट स्ट्रेट, एक प्रॉपर सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने राइट कलाई को अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे पीछे की तरफ। ओके। अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। इनहेल कीजिए, ट्विस्ट टुवर्ड्स योर राइट, और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को अपने राइट घुटने की तरफ ले जाएंगे। एज सून एज जैसे टच करेंगे, इनहेलिंग कम अप, ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, एक्सहेल करते हुए अपने माथे को अपने लेफ्ट घुटने की तरफ ले जाएंगे। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, एल्बोज को रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे सामने, और जेंटली एक्सहेल करते हुए अपने माथे को सामने बेंड करते हुए ज़मीन की तरफ ले जाएंगे। आप जितना कर सकते हैं उतना ले जाइए। मैक्सिमम पोजीशन पे शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, एल्बोज को रिलैक्स कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, बैक स्ट्रेट। जैसे ऊपर आते हैं जेंटली अपने हाथ रिलीज करेंगे एंड जेंटली रिलीज योर पॉस्चर। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको अपना
कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। कहाँ? प्रेजेंट में। जी हाँ, और इसीलिए आपको करना चाहिए एक पतासन। और आप ये कैसे करेंगे? योगा डे के मौके पर मैं सीखूंगी विनय जी से। योगा इंस्टीट्यूट में ये टीचर हैं और मैंने कभी नहीं किया है एक पतासन, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा हिलूं, लेकिन विनय जी जो है वो बहुत स्मूथली हमें बताएंगे कि टेक्निक क्या है बेसिकली इस आसन को करने की। सामने की तरफ देखेंगे, किसी भी एक पॉइंट की तरफ अपना ध्यान जो है केंद्रित करेंगे। अपना राइट लेग उठाएंगे, अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट थाई की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ। जब आपका बैलेंस आ जाएगा, जैसे आप पॉइंट की तरफ देखते रहिए, यू विल फाइंड योर बैलेंस। जैसे ही आपका बैलेंस आता है, हम दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने नमस्ते पोजीशन में ले आएंगे एंड विल स्टैंड देयर। कीप लुकिंग एट दैट पॉइंट, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। So gently release your arms first and gently bring your leg down. And you can repeat it with the left leg as well. चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नई रेंटल हाउसिंग स्कीम को जल्द मिल सकती है मंजूरी। देखिए आवास की एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद। दूसरे शहरों से आकर काम करने वालों के लिए नई रेंटल हाउसिंग स्कीम को जल्द मंजूरी मिलने वाली है। सीएनबीसी आवास को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाउसिंग मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज दिया है और दूसरी ओर कल रियल एस्टेट डेवलपर्स ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग से राहत पैकेज की मांग की है। लेकिन चलिए दोनों ही खबरों पर विस्तार से बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर रेंटल हाउसिंग स्कीम को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है, कैसे इससे फायदा होगा? और दूसरी ओर जो बैठक हुई है वित्त मंत्री और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच में, जो मुलाकात हुई है, उसमें किन अहम बातों पर फोकस रहा? देखिए, सबसे पहले बात करें रेंटल हाउसिंग पॉलिसी की, तो इस स्कीम का मसौदा तैयार हो गया है। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर के कैबिनेट का प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज भी दिया है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। जैसे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, सरकार इसको बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये जो रेंटल हाउसिंग पॉलिसी है, ये काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से रेंटल हाउसिंग सेक्टर के लिए। सरकार इसमें यह करने जा रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगी। जो कंपनियां ये चाहती हैं कि हम अपनी जमीन पर अपने पैसे से रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाएं, उनको सरकार अलग अलग तरह के इंसेंटिव भी देगी। इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना जो है, शहरी आवास योजना, उसके तहत फंड भी मुहैया कराएगी। जहां जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ की जरूरत पड़ेगी, वहां भी सरकार आगे लेकर के आएगी। तो मुझे लगता है कि रेंटल हाउसिंग के सेक्टर में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हालांकि इसका ऐलान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किया जा चुका था, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह हुआ है कि रियल एस्टेट के जितने भी डेवलपर हैं, उनकी संस्था नरेडको की तरफ से वित्त मंत्री से मुलाकात इन लोगों ने की है। वित्त मंत्री से मुलाकात करके रियल एस्टेट डेवलपर ने मांग की है कि हमें और विशेष राहत पैकेज देने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आपने राहत दी, उससे बहुत ज्यादा हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। और खास बात यह है कि इस बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। तो ऐसे माना जा रहा है कि इनके मांग को वित्त मंत्रालय गंभीरता से विचार करेगा और जहां तक संभव होगा, हो सकता है कुछ इनके लिए विशेष कदम उठाए। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन होने के साथ ही देश के सभी शहरों में सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स बंद हो गए थे, लेकिन अनलॉक 1 के बाद कई राज्यों में सैलून खुल गए हैं, लेकिन लोग अभी भी सैलून जाने से डर रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सैलून बाल कटवाने के लिए सेफ हैं? जावेद हबीब और दूसरे पॉपुलर सैलून ब्रांड्स कस्टमर्स की सुरक्षा और संक्रमण से बचाने के लिए क्या खास कर रहे हैं? देखिए दीपाली नंदा की एक खास रिपोर्ट में। अनलॉक फेज 1 के तहत किस तरह से सैलून विजिटिंग का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल गया है, ये जानने के लिए मैं आ गई हूँ जावेद हबीब ब्यूटी एंड हेयर क्लिनिक में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एंट्री ली है, पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका हैंड सैनिटाइजर। आप यहाँ पर अपने पैर से इस मशीन को प्रेस करेंगे और जो सैनिटाइजर है आपके हाथों में आ जाएगा। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो यहाँ पर आपके लिए मास्क की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि बिना मास्क के आप सैलून में एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें जब कस्टमर यहाँ पर आता है, उसकी हाइजीन के लिए क्या कुछ सावधानियाँ बरती जा रही हैं,
ये जानेंगे हम खुद जावेद हबीब से, जिनसे मैं खुद हेयर कट लेने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 3 महीने से सैलून्स बंद थे, मैंने भी हेयर कट नहीं लिया और अब काम के साथ साथ थोड़ा हेयर कट भी। अच्छा, ये बताएं कि जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉम की बात हो, सीजर की बात हो, ड्रायर की बात हो, इसे किस तरह से सैनिटाइज करते हैं? देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हमारा ये जो क्लिपर है, हम इसके ब्लेड को सैनिटाइज करते हैं। इसके लिक्विड आते हैं तो हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। हमारा ये जो सीजर कॉम हम इसको सैनिटाइज करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा एप्रन, ये डिस्पोजेबल एप्रन है हमारा। हम जो मास्क देते हैं अपने क्लाइंट को वो भी डिस्पोजेबल है। शैम्पू करते हैं, बिकॉज बिना शैम्पू के हम लोग बाल नहीं काटते। आपके बाल में बिना शैम्पू के काट रहा हूँ बिकॉज आप बहुत जल्दी में, बट शैम्पू के बिना हम लोग बाल नहीं काटते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी रोजाना कितने कस्टमर्स आ रहे हैं आपके सैलून्स पर? बिजनेस स्लो है, बिजनेस इतना स्लो है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। बिकॉज इंडिया का जो बिजनेस है ना, वो है ब्यूटी पार्लर। इसका मतलब 50% काम ब्यूटी का होता है, 50% काम बालों का होता है। जो 50% बालों का काम है उसमें 25% हमारे कट्स होते हैं, 25% हमारी लग्जरी होती है, जैसे हाईलाइटिंग हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया। तो हाईलाइटिंग स्ट्रेटनिंग नहीं हो रहा है, कलर हो रहा है ओनली फॉर ग्रे कवरेज। तो फैशन कलर निकल गया। तो ये जो है ना फील, ग्लैमर फील, लग्जरी फील, वो नहीं है। तो बिजनेस हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, नीचे आ चुका है। अराउंड 25 आई थिंक हमारा जो हम लोग काम कर रहे हैं अराउंड 25-30। और अब आप जिस तरह से देख सकते हैं फुल स्विंग में मेरा हेयर कट किया जा रहा है। जरूर मैं आपको लुक दिखाऊंगी जब मेरा हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा। और कैंची साफ सुथरी है, सैलून साफ सुथरी है, हम भी सब साफ सुथरे हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ 5 मिनट में मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। पूरी हाइजीन बढ़ती गई है। जितने भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो सीजर हो या फिर कॉम हो, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। तो मैंने अपना नया हेयर कट यहाँ पर ले लिया है। मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप भी सैलून विजिट करेंगे, क्योंकि इस पूरे माहौल में एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन से निकलकर धीरे धीरे जिंदगी अब पटरी पर आने लगी है। लंबे समय तक बंद रही कार डीलर्स की दुकानें भी दिल्ली में खुल गई हैं। हालांकि कोरोना का डर लोगों में है, लेकिन एहतियात के साथ कारें बेचने के लिए डीलर्स इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियों के बड़े डीलर बिग बॉय टॉयज पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंचे और उन्होंने जाना कैसे कॉन्ट्रैक्टलेस तरीके से गाड़ियों को बेचने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक डीलरशिप्स बंद थे और जिन लोगों को गाड़ियां खरीदी थी वे इंतजार कर रहे थे उस मौके का जब डीलरशिप शुरू होंगी दोबारा से और उन्हें गाड़ियों खरीदने का मौका मिलेगा। इस वक्त हम यहां पे बिग बॉय टॉयज में आए हैं, जो कि प्री ओन्ड लग्जरी गाड़ियों की डीलरशिप है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पहली बार आए तो सबसे पहला जो काम किया गया था, हमें किट दिया गया जिसमें कि मास्क और सैनिटाइज़र और साथ ही ग्लव्स दिए गए थे। तो हर यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को, हालांकि ये सजेस्टेड है कि आप अपने जो ग्लव्स हैं वो खुद लेके चलें, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक किट दिया जाएगा और किस तरीके से एक्सपीरियंस को सिक्योर किया जा रहा है उसकी कोशिश की जा रही है। तो दिन में 2 बार कम से कम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे एक कस्टमर है, इनसे हम पूछ लेते हैं कि इनका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है। ये बताइए कि गाड़ी खरीदने तो आप यहाँ पे आए हैं, देखने आए हैं, लेकिन बहुत समय तक लोग डर रहे थे कि गाड़ी खरीदें या ना खरीदें, तो इस वक्त यहाँ पे जब आप आए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस आपको अब तक का? मैं 2 महीने से वेट कर रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मुझे गाड़ी परचेज़ करनी थी। और इनिशियली जब मैं अंदर घुसा, जो ग्लव्स मुझे प्रोवाइड करे गए, मास्क प्रोवाइड करा, प्लस टेम्परेचर चेक करा गया, मुझे आते ही कॉन्फिडेंस आया कि हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छे से रखी गई है और काफ़ी सैनिटाइज्ड हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उनके गाइड हैं, वो एक दूरी बना के इन दोनों ने बीच में रखी हुई है। लेकिन एक बात बताइए कि इतनी दूरी में आप गाड़ी कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? अगर किसी को गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना हो, गाड़ी को के अंदर बैठना हो, गाड़ी के बारे में जानना हो, तो क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? अंदर बैठना अलाउड नहीं है। अगर टेस्ट ड्राइव चाहिए कस्टमर को देन भी टेस्ट ड्राइव लेके जा सकते हैं। टेस्ट ड्राइव खत्म होने के बाद गाड़ी वर्कशॉप पे जाएगी, दोबारा सैनिटाइज होगी और फिर शोरूम पे आएगी। हम यहाँ पे शोरूम खुलने से पहले एक बार सैनिटाइज करते हैं और शोरूम रात को जब बंद हो रहता है उसके बाद सैनिटाइज करते हैं। तो कार इज़ फुली सैनिटाइज राइट नाउ। तो यहाँ पे हर गाड़ी को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाता है, ये कह रहे हैं। और अगर किसी कस्टमर को एक्सपीरियंस चाहिए तो इन गाड़ियों को वो बाहर ड्राइव के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद इस गाड़ी को अच्छे से दोबारा से सैनिटाइज किया जाता है। तो आइए चलते हैं वर्कशॉप में और वहाँ देखते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से सैनिटाइज हो रही हैं।
और अब हम आ गए हैं वर्कशॉप में, जहां पे आप देख सकते हैं कि हर गाड़ी जो एक बार टेस्ट ड्राइव पे जाती है उसे अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। ये देख सकते हैं पूरी तरह से पीपी किट में है और इनके पास एक पूरा डिसइंफेक्टेंट का बॉक्स है जो अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है, और गाड़ी के हर कोने को कोशिश की जा रही है कि इसे अच्छे से डिसइंफेक्ट किया जाए। कोई भी सिर्फ वही कोने नहीं जो छुए गए, बल्कि वो कोने भी जो टच नहीं किए गए हैं वहाँ भी अच्छे से, इंटीरियर्स को भी यहाँ अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा है। ये बताइए कि जब आप डिसइंफेक्ट कर रहे हैं किसी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के बाद जो गाड़ी आ रही है, तो किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, किन चीज़ों का मोस्टली ये है कि गाड़ी आती है, सबसे पहले हम उसको सैनिटाइज करते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो हम यूज़ करते हैं कि सारे जो भी डिसइंफेक्टेड है सब निकल जाएं। उसके बाद गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे जाती है, टेस्ट ड्राइव से आने के बाद हम वापस इसको सेम प्रोसेस करते हैं और उसके बाद गाड़ी को शोरूम प्रॉपर वे के अंदर प्रॉपर क्लीन कवर्स एवरीथिंग ग्लव्स पहन के हाथों में पहन के और गाड़ी को हम शोरूम के अंदर। तो हर बार जब एक गाड़ी ड्राइव के लिए जाती है उसके बाद इसे अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है। ये कोशिशें कर रही है ऑटो सेक्टर, डीलरशिप्स कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो सिक्योर फील कर सके। आगे बढ़ते हैं। अनलॉक 1.0 में कैसा है बाजारों का हाल, इस पर देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दोपहर 1:57 पर। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। उन्हें 4 साल के लिए NIPFP चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उर्जित पटेल अगस्त 2016 में RBI के गवर्नर बने थे और अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दिसंबर 2018 में पद उन्होंने छोड़ दिया था। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।